हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे जून के महीने की सारी प्लेसेस इन न्यूज इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन फॉर द जून प्लेसेस इन न्यूज। आइए अब शुरू करते हैं डिस्कशन विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ कंट्रीज हैं जो ओपेक में आती है, कुछ है जो ओपेक प्लस होती हैं। टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ओपेक प्लस? अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कौन सी कंट्रीज है जिसके हिस्से इसमें है, आप मुझे बताइए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए ताकि आप ओपेक और ओपेक प्लस का अंतर समझ सके। अगला, कुछ जगह न्यूज में थी, नीप्रो, कैनकिन, वेलेंशिया। रीजन है यूक्रेन, रशिया, फ्रांस। इनमें से कितने पेयर सही हैं? 1, 2, 3 या नन? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जब तक आप इनको समझे और इसको कमेंट बॉक्स में लिखे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले असम के गिबॉन सेंचुरी के बारे में। देखिए, इंडिया में एक ही प्रजाति का एप मिलता है, वो है हुल ऑफ गिबॉन, और उसकी सेंचुरी है असम की जोरहाट में। और यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, उन्होंने एक कैनोपी ब्रिज बनाया है ताकि जो इंडिया की रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है उनसे टकरा के उनकी मौत ना हो। तो इसलिए वहां पर एक कैनोपी ब्रिज बनाया गया है जिसके थ्रू वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके अपने हैबिटेट में आसानी से मूव कर पाए। दुनिया भर में 20 स्पीसीज है एप्स की, उनमें से एक इंडिया में है विच इज हुल ऑफ गिबॉन। तो उसकी सेंचुरी है वो कहाँ है? होलियर गिबॉन सेंचुरी, इट्स इन जोरहाट, असम। लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ इस लोकेशन पर। इकलौता ऐप जो इंडिया में मिलता है वो है हुल ऑफ गिबॉन। तो ये आप समझिए लैंड ऑफ गिबॉन्स इसका नाम है, इसका अर्थ जो होता है। तो जोरहाट में है ये, तो वहां पर रेलवे लाइन को से जो टकराने की जो समस्या हो सकती थी उसको सॉल्व करने के लिए कदम गवर्नमेंट की द्वारा उठाया गया है। ठीक है, तो ये हम समझ गए भाई कहां पर है। अब अगला इलाका है कंबोडिया, एप्नो फुनान कनाल। कंबोडिया कहाँ है? कंबोडिया इज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जब आप कंबोडिया की बात करो तो कंबोडिया तक पहुंचने के लिए अगर आप इंडिया से एक मैप ड्रॉ करोगे, सो ये इंडिया है, तो यहाँ आपको पता है पहले आपको म्यांमार मिलता है, नीचे थाईलैंड मिलता है। अब थाईलैंड की यहाँ पर आपको दिखेगा कंबोडिया। तो यहाँ से यहाँ जो कंट्रीज की लिस्ट है वह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, ये 5 देश हैं। इसके बाद आता है साउथ चाइना सी। ठीक है, नीचे यहाँ पर आइलैंड से सिंगापुर वाले। तो कंबोडिया इज एन लैंड लॉक कंट्री। अगर कोई आपसे पूछे कंबोडिया या लाओस में कौन सी लैंड लॉक कंट्री, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लाओस इज ए लैंड लॉक कंट्री, कंबोडिया इज नॉट ए लैंड लॉक कंट्री। कंबोडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सी का एक्सेस है। ठीक है, इट इज नॉट लैंड लॉक, लाओस इज लैंड लॉक। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ। और कंबोडिया के ऊपर चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। चाइना का बहुत ज्यादा लोन इनकी इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कंबोडिया की है चाइना के ऊपर। यहाँ तक कि चाइना की इकलौती जो ओवरसीज नेवल बेस है, उनकी रियाम नेवल बेस, ये भी कंबोडिया में ही है। यानी इतनी ज्यादा रूप से कंबोडिया की इकोनॉमी, मिलिट्री, नेवल, हर जगह चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो कंबोडिया से एक रिवर बहती है मकाओ, जिसको भी रीजन से होके बहती है। अब न्यूज क्या आई है? न्यूज ये आई है कंबोडिया में एक नए कनाल बनाने की बारी है। इसका नाम है एकोफुनान कनाल। ये चाइना बैक कर रहा है इसको। एक 1.7 बिलियन डॉलर का कनाल है जिसकी शुरुआत होने वाली है। और 180 किलोमीटर का कनाल जो है मेकॉन्ग रिवर को जोड़ सकता है समंदर से, कंबोडिया की कोस्ट तक जाएगी कनाल बनके। तो इससे वियतनाम को बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो चाइना की फौज उनकी सीमा तक आ सकती है। ये समझने के लिए पूरी कहानी पहले मैप को देखिए। देखिए यहाँ पहले देखिए आप, ये इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, यहाँ ये वाला हिस्सा थाईलैंड का आगे नीचे थाईलैंड, यहाँ है पीछे वियतनाम, और ये हिस्सा है कंबोडिया का, और ऊपर लाओस है। तो कंबोडिया में ये मेकॉन्ग रिवर ऐसे बहती है, मेकॉन्ग यहाँ से बहते हुए नीचे ये वियतनाम में चली जाती है। लेकिन अब बात है कि यहाँ से कनाल बनाना चाह रहे हैं कि ये पेनोपेन इनका शहर है, यहाँ से इसको लेके कनाल सीधा सीधा चली जाएगी केप में। तो ये कनाल बनने के बाद इन्हें दिक्कत ये हो रही है, क्या ये आसानी से जो अमेरिकी फोर्सेस है, चाइनीज फोर्सेस जो चाहे अटैक करना, उनके लिए रास्ता बन जाएगा क्या? इसके थ्रू लगातार चाइनीज फोर्सेस अगर भविष्य में चाहें तो वियतनाम पे अटैक तो नहीं कर देंगे। तो इस चीज का डर उन्हें लगातार बना हुआ है। देखो वो क्या रहा है ना कि देखो अभी जो कंबोडिया है, चाइना देखो यहाँ ऊपर है, हालांकि चाइना का बॉर्डर आप देखो तो वियतनाम से लग रहा है, ठीक, लाओस से लग रहा है, कंबोडिया से डायरेक्टली तो नहीं लग रहा था इसे, ठीक है, थ्रू, लेकिन
ये कनेक्टिविटी रूट जो अब ये जो मेकॉन्ग रिवर यहाँ से बह के आ रही है, यहाँ एक कनाल बनाने के बाद दिक्कत ये है कि ये इनको एक्सेस मिलेगा। एक तो पहला चाइना ही इसका इस्तेमाल करेगा अपना सामान, लेकिन बिना यहाँ आई या सिंपली पहुंच जाएगा। बात यहाँ भी थी कि यहाँ पर भी एक लैंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है, कराल लैंड ब्रिज। तो कोशिश ये है कि चाइना यहाँ एक रिवर के सहारे मेकॉन्ग के ऊपर यहाँ आएगा और यहीं से यहाँ निकल जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा, यहाँ पर लोकेटेड है क्या जगह, यहाँ है मलक्का स्ट्रेट, जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जिसके ऊपर चाइना। तो मलक्का स्ट्रेट को खत्म करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज दिख रही है। थाईलैंड में ये कराल लैंड ब्रिज बनाने वाले हैं, और दूसरा ये कनाल जो बनने की बात हुई है कंबोडिया में, इसको लेकर चिंता है वियतनाम को कि इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो मैप को इतना देख के आप समझ गए। अब जो ये टेक्नो फुनान कनाल है, अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए ऑन मेकॉन्ग रिवर, कहां बनाने की कोशिश की जा रही है, कंबोडिया में। मेकॉन्ग रिवर का नाम जानते ही आपको पता होना चाहिए कि भारत ने भी कोशिश की थी कि मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन नाम का इनिशिएटिव है जो इंडिया ने कोशिश करी थी डेवलप करने की, और इसमें अभी जो कंट्रीज हैं वो लगभग 6 कंट्रीज हैं। इसके पार्ट है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड एंड इंडिया। इन 6 देशों का इनिशिएटिव है ये, विच इज MGC, भारत भी इसका पार्ट है। देखिए मेकॉन्ग या कोई भी रिवर आप देखो, इस मैप में ज्यादा क्लियर दिखता है, ये चाइना से बन के आ रही है। चाइना इज एन अपस्ट्रीम कंट्री, अपर रिपरन कंट्री, यहां से रिवर आती है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी ट्रीटी, जैसे इंडिया ने इंडस के लिए की हुई पाकिस्तान के साथ, चाइना ने ऐसी कोई परमानेंट ट्रीटी नहीं की हुई कि भाई इतना पानी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो पानी की कमी होने पर लाओस और कंबोडिया जैसे इलाकों में और वियतनाम में बहुत नुकसान हो सकता है। और यहाँ जो रिवर ये जाते हैं, इस इलाके की जो राइस बास्केट है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है यहाँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना की कोशिश इसके थ्रू, जो आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ की एंट्री पाना और यहाँ से आप क्रॉस करके अंडमान सी में आ जाएंगे। तो ये कोशिश दिखाती है कि चाइना मलक्का पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है, और वियतनाम के लिए भी डर का सबब है यहाँ पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहली बात मेकॉन्ग क्या है, रिवर है, कहाँ से बहती है, चाइना से आती है, लाओस, कंबोडिया, आपके वियतनाम तक जा रही है, ठीक है, थाईलैंड का भी पोर्शन में आ रहा है, वो बात वहां हो गई। दूसरा, MGC में कौन कौन है, CLMVT प्लस इंडिया, ठीक। किसको खतरा दिख रहा है इससे, वियतनाम को। इस कनाल का नाम क्या है, टेक्नो फुनान कनाल, कौन पुश कर रहा है, चाइना। तो ये आपका जो इनका केप पोर्ट है वहां तक ये जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई इस कनाल के बारे में, फुनान टेक्नो कनाल, टेक्निकल सा नाम लगता है, लेकिन असल में इस कनाल की कहानी। यहाँ पर कंबोडिया, इंडिया कंबोडिया में स्पेसिफिकली क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट रन करता है कई सारे, और यहाँ जो हिस्टोरिकली यहाँ भी हिंदू टेम्पल्स, उनकी रिकंस्ट्रक्शन पे, उनके ऊपर काम करने की कोशिश लगातार भारत कर रहा है, जो इंडिया का एक कोशिश है सपोर्ट करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकवर्ड सिटी में इलाका, वहां पर लगातार इंडिया की कोशिश बनी ही रहती है। ये हो गई इसकी बात। अब बात आती है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर, लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने खुद ही कहा कि एक फॉरेन टेरिटरी है, और इसका मतलब भारत जो कह रहा है वो सही ही बात है। तो POK कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए ये असल में पूरा कश्मीर है जिसको हम जैसा देखते हैं। अभी जो वस्तुतः स्थिति है वो ऐसा है कि यहाँ सचिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, यह है गिलगित बाल्टिस्तान, यह है हमारे लिए देखिए फॉर इंडिया के लिए ये पूरा रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा, दिस होल रीजन इज POK फॉर अस। बट पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है भाई ये इलाका है गिलगित बाल्टिस्तान, और ये जो रेड वाला है यही कश्मीर है बस। सो वो इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, और इसको कहते हैं अलग प्रोविंस है गिलगित बाल्टिस्तान, अलग देश ही कहने की बात करते हैं वो। क्यों ऐसा, और अक्सर उनको तो मानते नहीं हो कि कश्मीर का पार्ट है वो, क्योंकि उनको लगता है कि भाई चाइना का कब्जा है, कुछ बोलेंगे तो चाइना पैसे नहीं देगा, तो वो उसको मानते ही नहीं है। लेकिन हमें ज्योग्राफिकली पता होगा इसकी कि एक गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ ही जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, POK हमारे दोनों ही POK है। यहाँ पर है सेक्शगम वैली, ये वो इलाका है जिसके ऊपर पहले पाकिस्तान का कंट्रोल था, लेकिन पाकिस्तान ने वो चाइना को सौंप दिया 1962 की वॉर के बाद, और आज यहाँ पर चाइना के कब्जा है। पास में ही सियाचिन ग्लेशियर है, ऑब्वियसली इसके ऊपर इंडिया का कब्जा है, और यहाँ अक्सचिन है जिसके ऊपर किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है। तो ये इस पूरे जम्मू कश्मीर की कहानी होगी, जो अभी जिसका जो हिस्सा इसके कंट्रोल में हमने समझने, ज्योग्राफी के लिए पता होना चाहिए। अब एक रिसेंट न्यूज आपको बहुत पता होना चाहिए, वो है कैनलोन जिस कहे, कैनलोन कहे, कैनलोन में एक हुआ है विस्फोट, एटॉमिक विस्फोट नहीं, एक ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये ज्वालामुखी कहाँ फटा, कैनलोन में। और लगातार अलग अलग माउंटेन्स में आप देखते हैं, जो रियान है वहां पर भी एक विस्फोट हुआ था कुछ टाइम पहले। तो इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं। तो ये कहाँ हुआ है, फिलीपींस।
तो फिलीपींस का आइलैंड आपको किस तरह दिखेगा, लुजोन, समारिया आपका की रीजन है यहाँ वाला, और यहाँ पर है कैनालॉन जहाँ पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इराक की। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक वोट किया था कि भाई इराक में यूएन ने एक पॉलिटिकल मिशन भेजा हुआ था। जब यूएसए ने यूएन के ऊपर हमला किया था इराक के ऊपर 2003 में, उन्होंने कहा था सद्दाम हुसैन जो उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD, जिससे वो दुनिया तबाह कर सकते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए इनकी फौज गई, उन्होंने उनको मार के हटा दिया और वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई। उसके बाद वहाँ पे ISIS खड़ा हो गया और पूरा देश वो तबाह हो गया एक तरह से। अब बात यह है कि इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटेरियन एफेक्ट्स कार्य चालू हुए थे, इस पर यूएन भी कोशिश कर रहा था लगातार सपोर्ट करने की, और यूएन ने अपने एक स्पेसिफिक मिशन भी कहा था। लेकिन इराकी गवर्नमेंट ने अब कहा है कि अब तो मिशन लेके जाइए 2025 तक और हम पर छोड़ दीजिए, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वो 31 दिसंबर 2025 के पास जो यूनामी है, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन फॉर इराक, ये खत्म होगा। देखिए ऑलरेडी एक मिशन ऐसा इनका पैलेस्टाइन में चलता है, लेकिन इराक की गवर्नमेंट ने कहा भाई आप जाइए, आप अपना खुद का देख लेंगे। तो सद्दाम हुसैन की मौत के बाद जो तबाही वहां मची, उसके बाद वहां के असिस्टेंस के लिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए जो ये मिशन था, ये उसके बाद यहाँ पर हो रही है। अब ईरान के करीब, इराक के करीब एक और देश है ईरान, यहाँ अलग डिस्प्यूट है। तो याद रखिए ये यूनामी इज यूएन मिशन इन इराक, इसके तर्ज में ईरान है, और यहाँ पर क्या विवाद है वो भी देखते हैं। पहले मैप से समझे हम कहाँ पर क्या स्थित है, कौन सी चीज। ये देखिए हमें यहाँ से मैप से पता है ये क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दिस इज ईरान एंड दिस इज इराक। जो अटैक पहले अमेरिका ने किया इराक के ऊपर, ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया, और तबाह कर दिया इसको। आज ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इराक के ऊपर, और इसीलिए इराक की गवर्नमेंट ने कहा कि यूएन वालों को पहले आप बाहर जाओ, हम अपना खुद का देख लेंगे। लेकिन आज की न्यूज में इराक का इशू तो है ही है, साथ में ईरान का इशू भी है। ईरान का इशू क्या है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो एक स्ट्रेट है, ये कौन सी स्ट्रेट है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके ठीक सामने यहाँ UAE है। इधर ईरान और यूएई के बीच में भी एक विवाद चलता है कुछ आइलैंड्स को लेकर। जो ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर 1971 में ईरान ने कब्जा कर लिया था, और उन जगहों पे UAE भी क्लेम करता है। अब मुद्दा ये हुआ कि अचानक से चाइना ने कुछ ऐसा दिखाया कि ये जो इलाका है, ये आइलैंड्स जो है वो UAE के हैं। इसको लेकर ईरान को बहुत गुस्सा चढ़ गया, और उन्होंने उनके जो डिप्लोमेट है, जो उनके एम्बेसडर ने, उनको तलब किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो आइलैंड्स विवाद में, उनके बारे में जान लीजिए। जो विवाद के आइलैंड्स हैं, ये है 3 आइलैंड असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। एक है टुन्ब, एक है अबू मूसा। टुन्ब में 2 है, ग्रेटर टुन्ब एंड लेसर टुन्ब। तो ये देखिए, ये है ग्रेटर टुन्ब, ये है लेसर टुन्ब और अबू मूसा। ये जो ट्राइंगल है, यहीं पर सारा का सारा विवाद है। असल में अभी ईरान के कब्जे में है, लेकिन इसके ऊपर UAE अक्सर कहता है कि हमारी ही टेरिटरी है जो उन्होंने कब्जा करके रखी हुई है। अब मुद्दा क्या बना, मुद्दा ये बना कि चाइना ने बोला कि ये UAE का उन्होंने दिखा दिया अपने एक वक्तव्य में, उसको लेकर काफी दुखी था। ईरान ने कहा ऐसा नहीं कर सकते आप। तो नॉर्मली जो बाउंड्री है कुछ इस तरह से है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और ये वो आइलैंड है 3 टुन्ब और अबू मूसा जिसके ऊपर विवाद है। ये कहाँ पर है, देन पर्शियन गल्फ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तीनों आइलैंड पर्शियन गल्फ में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ में। विवाद किन देशों के बीच में है, UAE और ईरान के बीच में। 1971 के आसपास इन आइलैंड्स के ऊपर लगातार ईरान ने कब्जा कर लिया था। इसलिए भी ईरान की ये स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है, जिसका इस आइलैंड के ऊपर कब्जा, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा। उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा समुद्री इलाका होगा, और उनकी इस रीजन में सेफ्टी सिक्योरिटी को भी फायदा यहाँ से मिलेगा। तो ये लेसर टुन्ब, ग्रेटर टुन्ब और अबू मूसा 3 आइलैंड है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सोचिए इसके पास ही, यहाँ पास में दुबई है, यहाँ शारजा है, तो इलाके बहुत पास है। तो UAE को हमेशा लगता है संकट कि भाई कल को हमला ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे ईरान। इसीलिए UAE भी काफी करीब रहता है सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के, ताकि वो ईरान से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके कि कल को ईरान हमला ना कर दे। तो हमारे लिए जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है ये पता होना, पर्शियन गल्फ का है ये पता होना, फिर आइलैंड्स कहाँ पर है ये पता होना, और अबू मूसा कहाँ पर है ये पता होना। कॉन्फ्लिक्ट ईरान और UAE का है, लेकिन चाइना ने बताया कि भाई इसको UAE का पार्ट दिखा दिया, तो अलग किया था उनके एम्बेसडर को ईरान की गवर्नमेंट ने। चलो, तो ये
तेहरान बीजिंग टाइप्स के पहली बार दिख रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसा हो सकता है। हमेशा तो ये काफी करीब है, क्योंकि इन्होंने एक गैस पाइपलाइन भी बिछाई है ईरान टू चाइना, जिससे वो उनका ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं। ये एक खबर है जो हमें पता होनी चाहिए, लोकेशन आइलैंड्स की पता होनी चाहिए। अब आते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज के ऊपर। पहली बात है ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज को आप देखो तो ओपेक में आपकी जो मेजर कंट्रीज आती है वो ये सारी कंट्रीज है, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुला, इक्वाडोर। इसमें से वेनेजुला को पहले लोगों ने रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया था। ओपेक प्लस की जब हम बात करते हैं उनमें एक्सटेंशन हो जाता है। ओपेक प्लस में सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, ये कंट्रीज हैं जिनको माना जाता है नॉन ओपेक कंट्रीज। मतलब ओपेक प्लस में इनको भी जोड़ा जाता है, दिस आर ओपेक प्लस कंट्रीज। ठीक है, ब्रूनी, मलेशिया, सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, ये आपकी कंट्रीज हैं जो ओपेक प्लस कंट्रीज में आती हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। और ओपेक में इनका पार्ट नहीं है, ये ओपेक के बाहर है। ओपेक प्लस ये सारी कंट्रीज लगातार कितना ऑयल प्रोड्यूस होगा, कितना एक्सपोर्ट के लिए मार्केट में रहेगा, ये कंट्री डिसाइड करती है। तो इससे ऑयल प्राइसेस मार्केट की कंट्रोल होती है। तो इसलिए ये भी जगह न्यूज में थी, व्हाट इज ओपेक। आई होप यू नो व्हाट इज ओपेक प्लस। नाउ यू कैन लुक एट द मैप एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि भाई देखो, ओपेक में सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है। ठीक है, आप ना क्रमबद्ध तरीके से जाओ ना। पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ईरान आया, इराक आया, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, ये ओपेक हो गया। और ओपेक प्लस में जब हम जोड़ेंगे तो इसमें आपको ये मैप बहुत क्लियरली बताता है कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। सूडान, साउथ सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको वगैरह वगैरह इसके पार्ट है। ठीक, ये हमने जान लिया इसके बारे में। अब आते हैं उस जगह के बारे में जिसके बारे में आपको पूछा था कि नीप्रो के आसपास कहीं पर विवाद चल रहे थे। नीप्रो असल में एक रिवर है जो यूक्रेन में ही बहती है और उसके पास पास ही अभी लगातार हिंसा बढ़ रही है। ये इट्स अ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और रशिया के आसपास का रीजन है। तो यहाँ इनके पीछे बीच बहती रिवर यहाँ खेरसोन के प्रोविंस में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये जगह भी न्यूज में लगातार है। खेरसोन, ईरान, नीप्रो रिवर यहाँ से बहती है यूक्रेन से होते हुए। तो लगातार यहाँ तबाही का आलम है, हमें पता ही। और तीसरा मैंने आपसे पूछा था कैनकन। कैनकन एक पोर्ट सिटी है, इट्स इन मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास यहाँ कोने में कैनकन एक सिटी। ये न्यूज में इसलिए दी थी कि चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट बिल्ड कर रहा है मेक्सिको के साथ, और यहाँ इस पोर्ट को बिल्ड करने के बाद चाइना की प्रेजेंस साउथ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में बढ़ जाएगी, जो यूएसए के लिए चैलेंज हो सकती है। अभी यहाँ पर कोई ऐसी मिलिट्री लेके नहीं आ रहे वो, लेकिन उनका वहां होना खुद ब खुद एक बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका के लिए। तो ये कहाँ है कैनकन? इट्स इन मैक्सिको। ठीक है, बिल्कुल एंड में अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, एक और शहर जिसका नाम पूछा था मैंने, वेलेंशिया, वो आपको स्पेन की सिटी है, यानी वेलेंशिया। ये दोनों का रीजन क्या कहलाता है? पोर्टुगल, स्पेन, आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ आगे रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, मेडिटेरियन सी। ये हमने पहले ही डिटेल में वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। लोकेशन ध्यान रखिए कहाँ पे कौन से स्टेप को फायदा होगा। तो नीप्रो यूक्रेन का पार्ट है और आसपास विवाद चल रहा था। कैनकन मैक्सिको में है, जो यूकाटन पेनिनसुला है वहां पर है ये। और यहाँ पहले मायन पॉपुलेशन हुआ करती थी। वेलेंशिया स्पेन में है। ठीक है, तो देखिए जनरली ये कंसर्न्स है। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ। अब इस मैप में अगर आप देखो, या इससे बेहतर है कि हम पहले मैप में जाए और यहाँ कोशिश करें समझने की कहाँ पर भाई वेलेंशिया कहाँ है। वेयर इज वेलेंशिया? वेलेंशिया का रोल कहाँ पर है मुझे आप पहले बताइए। वेलेंशिया क्या आप लोकेट कर पाएंगे? वेलेंशिया यहाँ पर है कहीं, कहाँ पर है वेलेंशिया? सॉरी, वेयर इज वेलेंशिया? जस्ट गिव मी अ सेकंड। वेलेंशिया यहाँ है। कैनकन कहाँ पे? यहाँ पर कैनकन है, यहाँ पर कैनकन है। वेयर इज कैनकन लोकेटेड? लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। कंबोडिया कहाँ पर है? कंबोडिया में कौन सी मेकोंग के ऊपर कौन सा कनाल बनने वाला है? टेक्नो कनाल। फिर हमने ये भी जाना था कि भाई ईरान और यूएई के बीच में विवाद जो है कौन आइलैंड्स के ऊपर है, कहाँ पर स्थित है वो, इराक कहाँ लोकेटेड है। ये जो लोकेशंस हैं बहुत रेलिवेंट है। आप इस मैप में उसको लोकेट करें, हाथ से लिखे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। दो जो एमसीक्यू है, पहले का आंसर डी है, सारी की सारी कंट्रीज ओपेक प्लस में आती है, इनमें कोई ओपेक कंट्री नहीं है। दूसरे का आंसर केवल वन पेयर होगा, नीप्रो इन यूक्रेन, कैनकन मैक्सिको में है, वेलेंशिया स्पेन में है, फ्रांस में तो है नहीं। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ये अगला, अब आगे बढ़े इससे पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करें या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो एक क्वेश्चन है G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में।
G7 को स्टैब्लिश किया गया था एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू 1973 एनर्जी क्राइसिस. G7 rotates its presidency biennially and presidency serves as a temporary secretariat. G7 is a informal forum that brings together Italy, Canada, France, Germany, Russia, UK and USA. अब मुझे अब इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. G7 में 7 देश मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं, कब ये बना, 1975 बना, 76 बना, कितने मेंबर्स इसके अंदर थे, क्यों बना, ये हम डिस्कस करेंगे. बट आई होप आपको इतना पता होना चाहिए. नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आगे तो हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं कि ओनली 1, ओनली 2 और 3 कौन सा इसका करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन बात करता है ग्रासलैंड्स के बारे में. प्रेज़वाल्स्की, ये ऐसे कह सकते हैं हम, प्रेज़वाल्स्की हॉर्सेस, ये इनका नेचुरल हैबिटेट कौन सा है? पुस्ताज ऑफ हंगरी, वेल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर स्टेप्स ऑफ कजाकिस्तान. असल में ये सारे ग्रासलैंड्स हैं. दुनिया में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जिनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए. इन ग्रासलैंड्स में स्टेप की ग्रासलैंड में क्या प्रेज़वाल्स्की मिलते हैं या पुस्ताज में मिलते हैं या डाउन्स में मिलते हैं? तो पहले एक हॉर्स की प्रजाति है प्रेज़वाल्स्की, ये न्यूज़ में थे, और किस ग्रासलैंड में इनको दोबारा छोड़ा गया, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो न्यूज़ में था. इसीलिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है. जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आइए अब शुरू करते हैं और इसी क्वेश्चन से समझते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं कहाँ पर. स्टेप्स या स्टीप्स की ग्रासलैंड्स होते हैं कहाँ? तो सेंट्रल एशिया में, और पोलैंड के पास है पुस्ताज का आपका ग्रासलैंड. अफ्रीका में सवाना, नीचे वेल्ड साउथ अफ्रीका के पास. ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. कुछ सवाना की ग्रासलैंड्स आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत इंडिया के आसपास भी अगर आप देखो तो आपको सवाना के जैसे ही ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं. फिर यहाँ आपको लानोस के हैं, सवाना, पम्पास, प्रेरीज. तो ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, ये हम अपनी 7th 6th में एनसीईआरटी में भी पढ़ते आए हैं. तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे. आपसे पूछा जाए कि डाउन्स कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है. लानोस कहाँ पर है, तो क्या वो कोलंबिया में है या वो अर्जेंटीना में है? ये जो देश है ये कौन सा देश है? क्या ये कोलंबिया है, क्या ये बोलिविया है? मुझे बताइए कौन सी कंट्री है जहाँ लानोस मिलते हैं. ये प्रेरीज तो अमेरिका और कनाडा में है, बहुत फेमस है. तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं आपको पता होना चाहिए. कैंटरबरी पूछो तो कहाँ होना चाहिए? कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड, डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्स इज इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कहाँ पर प्रेज़वाल्स्की हॉर्सेस मिलते हैं. तो प्रेज़वाल्स्की हॉर्सेस को दोबारा री स्टैब्लिश किया गया स्टीप्स में, जो कि कजाकिस्तान में, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है. तो ये वाइल्ड हॉर्स है जिनको दोबारा यहाँ पर कजाक के प्लेन्स में भेजा गया. यहाँ पर इनकी ग्रासलैंड में ये इनका नेचुरल हैबिटेट वहाँ पर है. तो यूरोप से इनको ले जाया गया था, तो काफ़ी न्यूज़ में थे ये. और प्रेज़वाल्स्की हॉर्सेस जो इनका नाम असल में एक रशियन नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए आपको नाम रशियन से सुनाई देगा, लेकिन ये असल में कजाक या सेंट्रल एशियन ऑरिजिन के हॉर्सेस है. तो हम जब ये पढ़ रहे हैं तो ये भी देखिए सेंट्रल एशियन रीजन कहाँ है. तो देखिए यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ये है कैस्पियन सी. कैस्पियन सी से लेकर मंगोलिया और चाइना तक का जो रीजन है उसमें आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं, जहां पर आपकी कंट्रीज आती हैं 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच आर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. अब देखिए यहाँ पर सवाल ये कि कैस्पियन सी से किसकी किसकी बाउंड्री लगती है. तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दो ही ऐसे देश हैं सेंट्रल एशिया के जिनकी बाउंड्रीज कैस्पियन सी से लगती है. यहाँ उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यानी एरएलसी अगर मैं आपसे पूछूं तो एरएलसी की बाउंड्रीज लगती है यूके के बीच में, यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में. अगर मैं बात करूं कि कैस्पियन सी से किस किस देश की बाउंड्री लगती है जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो आपका जवाब होगा टीके, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान. असल में अगर आप पूरा देखो तो ये आपको एक तरह से तारिक सा दिखाई देगा. ठीक है. तारिक कैस्पियन सी के आसपास की कंट्री को कहते हैं. तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, इन देशों की बाउंड्री कैस्पियन सी से लगती है, जिनमें टीके इज इन सेंट्रल एशिया. एरएलसी 2 देश हैं, यहाँ आपको एरएलसी दिख रहा है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में. तो ये बात है सेंट्रल एशिया के रीजन की. तो यहाँ पर आपके 5 कंट्रीज हैं. इंडिया के ठीक ऊपर जो रीजन है वो है तजिकिस्तान. तजिकिस्तान में इंडिया के 2 बेसेस हैं, एक आइनी एयरबेस और एक फारखोर एयरबेस. इकलौती ऐसी कंट्री जहाँ भारत की एयरबेस है किसी भारत के अलावा कहीं दूसरी देश में, तो वो है तजिकिस्तान, इंडिया के ठीक ऊपर, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कल को चाहे तो दबाव भी बना सकता है. उसके ऊपर आता है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान. कजाकिस्तान से इंडिया यूरेनियम भी सप्लाई लेता है. तुर्कमेनिस्तान के साथ तापी गैस पाइपलाइन की बात चली थी. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रीजन है जहाँ इंडिया और ज़्यादा कोलेबरेट करना चाहता है. तो यहाँ कौन कौन सी कंट्री है? लेक
बल्कश कहाँ पर है, तो वो कजाकिस्तान के अंदर ही है। तो इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ है, कौन सी कंट्री यहाँ लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये अजरबैजान का कंट्री आती है। ठीक है, ये तो ऊपर आपको पता ही है कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है ये, कौन सा रीजन है, रशिया, ईरान और अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये आपको पता लग गया यहाँ से। अब अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं, जो है तामसुई रिवर। तामसुई रिवर कहाँ पर है? देखिए, तामसुई रिवर न्यूज़ में बहुत कम रही है लेकिन बहुत रेलेवेंट है। तामसुई असल में एक ऐसी रिवर है जो ताइवान में बहती है। अब इसको हमें याद करना क्यों है? क्योंकि ताइवान के इस रीजन में ये वो जगह है जो ताइवान स्ट्रेट से, ये रिवर ताइवान स्ट्रेट से बहती है और वहाँ से जाती है ताइपी तक, जो उनकी राजधानी है, वहाँ तक जाती है। अब कहानी ये हुई कि इस रिवर के आसपास एक नाव आके टकराई, जिस नाव में चाइनीज नेवी का एक ऑफिशियल था। चाइना ने कहा कि हमारी मर्जी से नहीं, अपने आप बंदा भाग के चला गया ये, लेकिन इससे हुआ ये कि ताइवान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। तो ताइपी अगर आपको पहुंचने की राजधानी अगर पहुंचना, तो इस रिवर के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सिक्योर रिवर है। और यहाँ पर एक फॉर्मर चाइनीज नेवल कैप्टन का होना, उसकी स्पीड बोट लेकर यहाँ तक पहुंच जाना बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर ये रिवर है। तो तामसुई रिवर इज इन ताइवान। अब ताइवान की लोकेशन देखिए, ताइवान असल में यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ ताइवान और चाइना के बीच में है ताइवान स्ट्रेट, और फिर आता है ताइवान। देखिए, 3 ऐसे चाइना के आसपास रीजन थे जो पहले किसी और के कंट्रोल में थे, मकाऊ, हांगकांग। तो ये तो पोर्टुगाल और ब्रिटेन के कब्जे में थे दोनों चीज़ें, जो बाद में उन्होंने चाइना को वापस कर दी। ठीक है, हांगकांग अभी ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली कंट्रोल में है चाइना के, और ये है ताइवान जो इंडिपेंडेंट है एक तरह से, जो क्लेम करता है कि हम ही असली चाइना है। ताइवान का ही असली नाम जो अपने आप को क्लेम करते हैं वो है ROC, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहते हैं हम असली चाइना है। चाइना का नाम है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। हुआ ये था इतिहास में, एक पार्टी हुआ करती थी कामिनतोंग, और एक पार्टी हुआ करती थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको भगाकर इस आइलैंड तक पहुंचा दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कब अभी हम भाग के यहाँ जरूर आए हैं, पर असली चाइना हम ही है। चाइना की असली जो पार्टी है ऑफिशियल, वो हम हैं। और ये जो कम्युनिस्ट है उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ। तो 1948 की बात है ये, उस समय से लेके आज तक CCP ने ही पूरे के पूरे चाइना पे कब्जा करके रखा हुआ है, और उसे ही असली चाइना के रूप में जाना जाता है, और वही है रियल चाइना, जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसलिए CCP क्लेम करती है कम्युनिस्ट पार्टी की इस ताइवान को हम कब्जा एक दिन जरूर करेंगे, और इसलिए यहाँ पर वो लगातार हमले करने की स्थिति बना के रखती है। तो यहाँ है ताइवान का शहर, तामसुई रिवर, ताइपी तक पहुँचने का रास्ता। इसके ऊपर ही उनकी एक शिप आकर लगी थी, स्पीड बोट, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा। तामसुई रिवर कहाँ है, ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है, ताइपी कहाँ पर है, और चाशू रिवर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह बहती है, तो वो भी आप याद रखिए। चाशू, ताइपी रिवर यहाँ पर, हम तामसुई रिवर यहाँ बहती है, न्यूज़ में थी, ये आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इज रियल चाइना, जिसको अभी हम चाइना के रूप से देखते हैं। ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब होता है ताइवान। जिस रिवर की हम बात करें वो है तामसुई। जो पार्टी भाग के ताइवान आई थी वो थी कामिनतोंग, KMT। और यहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जिसने अभी भी कब्जा यहाँ पे जमा के रखा ही हुआ है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी शुरू हो गई। ताइवान के एक तरफ ईस्ट चाइना सी है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी है, नीचे इनकी लुजोन स्ट्रेट है। तो इस मैप में देखो तो यहाँ पर आपका लुजोन स्ट्रेट है, यहाँ आपका कौन सा स्ट्रेट है चाइना ताइवान के बीच में, ताइवान स्ट्रेट। तो ये बातें हो गई ताइवान की, चाइना की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अराफात माउंट की। अब माउंट अराफात कहाँ पर है? तो असल में माउंट अराफात सऊदी अरेबिया में। माउंट अराफात एक बहुत ही पवित्र और सीक्रेट जगह है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हज के दौरान लोग जाते हैं। अभी भी हज शुरू हो चुका, तो माउंट अराफात न्यूज़ में रहा। माउंट अराफात कहाँ सिचुएटेड है? तो सऊदी अरेबिया में। देखिए, सऊदी अरेबिया में ही सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक साइट्स हैं, यानी मक्का और मदीना। माउंट अराफात की खास बात ये, कहा यह जाता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उन्होंने अपना जो लास्ट सरमन था वो माउंट अराफात से ही दिया था। इसलिए जितने भी लोग हज पे जाते हैं तो माउंट अराफात ज़रूर जाते हैं। तो जो रूट है वो इसी तरह का है कि मक्का से आप मीना होते हुए आप अराफात जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट साइट है पिलग्रिमेज की। इंडिया से भी काफ़ी लोग हज करने जाते हैं, तो उसके लिए माउंट अराफात बहुत रेलिवेंट है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। हज का एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है, जहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद ने अपना आखिरी सरमन दिया था। तो माउंट अराफात कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। अब आगे बात करते हैं सेशल्स के बारे में। सेशल्स कहाँ लोकेटेड है? सेशल्स इज इन अफ्रीका। सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया आए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी शपथ ग्रहण किया था।
सेशल्स लगातार न्यूज़ में बना रहता है, तो सेशल्स की लोकेशन जानते हैं। सेशल्स में मेडागास्कर के ठीक ऊपर लोकेटेड एक छोटा सा आइलैंड है सेशल्स, जहाँ बहुत सारी संख्या में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो इसको बहुत रेलेवेंट बनाता है। और क्योंकि ये अफ्रीका के पास है, जहाँ पर लगातार चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो इंडिया वहाँ इन्वेस्ट करके अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में डालना चाहता है, अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर है रेड सी, ये है यमन, यहाँ से हाउथी रिवर्स लगातार हमले करते रहते हैं। यहाँ से इंडिया का बहुत सारा ट्रेड रूट या शिप्स पार होते हैं, या तो वहाँ से आते हैं शिप्स, या तो यहाँ से आते हैं। केप ऑफ गुड होप है ये, साउथ अफ्रीका का के नीचे केप ऑफ गुड होप, शिप्स यहाँ से आते हैं। तो यहाँ अगर इंडिया की अच्छी प्रेजेंस रहेगी तो इंडिया के ट्रेड रूट्स को सिक्योरिटी मिलेगी। इसलिए सेशल्स एक इंडिया का की पार्टनर के रूप से देखा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भारतीय ओरिजिन के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। अभी सेशल्स में एजम्पशन आइलैंड, जहाँ पर इंडिया लगातार एक एयर स्ट्रिप बना रहा है, उनकी कोस्ट गार्ड को लगातार मदद कर रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इस रीजन के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप और बढ़े और भारत को यहाँ इंपॉर्टेंट प्रेजेंस मिले। याद देखिए, यहाँ पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसे हम कहते हैं। और यहाँ पर वो कंट्री कौन सी है? सोमालिया। अब सोमालिया के आसपास बहुत सारी सी पायरेसी या समुद्र के लुटेरे बहुत सारे घूमते हैं, समुद्रों को लूट लेते हैं। ये ऐसा रीजन है जो बहुत इनस्टेबल है। उसमें एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा पार्टनर मिल जाए आपको जो स्टेबल है, जो आपकी डिफेंस और सपोर्ट में हेल्प करे, तो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। कुछ यही इंडिया चाहता है, इसीलिए भारत लगातार सेशल्स पे अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। सेशल्स कहाँ है? तो बहुत ईजी है समझना इसके लिए। मेडागास्कर के ऊपर एक आइलैंड है छोटा सा, वो सेशल्स है। और वहीं इंडिया की पार्टनरशिप अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, जिसके आसपास आप जानते हो एजम्पशन आइलैंड, इसी के आसपास कोमोरोज आइलैंड भी है। तो यहाँ इंडिया लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। आई होप सेशल्स की लोकेशन आपको पता लग गई होगी। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत कहाँ है? पर्शियन गल्फ के पास लगा हुआ एक छोटा सा देश कुवैत। कुवैत में इंडिया के कई सारे लोग काम करने जाते हैं। मुद्दा ये कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी, मंग ऑफ फायर, और ये प्रॉपर्टीज़ में आग में जहाँ बहुत सारे इंडियन लोग काम करने जाते हैं, लगभग 25 से 30 इंडियन लोग वहाँ पे जान गंवा चुके हैं अपनी। और इसलिए अब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सबको वापस लाया जाए जो घायल हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और इंश्योर किया जाए कि भारत के लोगों को जो काम करने जाते हैं उनको इस तरह की जो अनसेफ जगह हैं वहाँ न रखा जाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो ढंग से अपने ऐसा वर्कर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो इंडियन वर्कर्स स्पेसिफिकली वहाँ काम करते हैं वैसे इलीगल प्रॉपर्टीज़ के पे काम करने ना जाए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योर की जाए। तो ये कहाँ की बात है? मंग ऑफ फायर इज इन कुवैत। कुवैत कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ के पास। यहाँ पर छोटा सा देश इराक से इनकी बाउंड्री लगती है, यहाँ पर कुवैत है, ये रहा सऊदी अरेबिया। यहीं पर आपको माउंट अराफात मिलता है, मक्का मदीना मिलता है। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने समझ ली। अब आते हैं G7 के ऊपर। G7 ग्रुप ऑफ 7, 1975 में बना ये ग्रुप G7 7 देशों का समूह है। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? USA, UK, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा, यानी 7 देशों का ये समूह है। मैंने 6 ही समूह लिखे क्या? फ्रांस मैंने छोड़ दिया, तो फ्रांस भी इसके अंदर आएगा। तो ये 7 देश हैं जो मेंबर हैं G7 के। G7 में से एनर्जी क्राइसिस जब स्टार्ट हुई थी, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने जब ऑयल के दाम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे, तो जो 1970s के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी वो 7 आई। ये वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा GDP बहुत हाई हुआ करती है 1975 के आसपास। तो इन 6 देशों ने पहले, ये असल में 6 देश पहले साथ आए थे। कनाडा इसका पार्ट पहले साल नहीं था, कनाडा ने इसको 1976 में ज्वाइन किया था। इन 6 देशों ने एक ग्रुप बनाया और अब मीटिंग्स करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसको कनाडा ने ज्वाइन किया 1976 में, और ये बन गया G7। 1998 में एक बदलाव होता है जहां रशिया को भी इस पर एंट्री मिलती है और ये बनता है G8। लेकिन 2014 में जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर क्रीमिया का रीजन कब्जा कर लेता है, तो फिर रशिया को इससे बाहर निकाल दिया जाए, तो दोबारा ये G7 बन जाता है। तो आज G7 में रशिया मेंबर है? नहीं है। G7 में 7 देश कौन कौन से हैं? USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड जापान। और इसके साथ इसमें EU भी हर साल मीटिंग करने जाता है, लेकिन EU इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो बार बार इस मीटिंग में बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया इनका आउटरीच पार्टनर की तरह काम करता है, एक ऐसी कंट्री जहां ये अपनी आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सजग है। अब G7 एज अ ग्रुप कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च कर चुका है, जैसे PGII इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये। इसके अलावा B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इन तरह के इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम ये खड़े किए हैं ताकि चाइना की डोमिनेंस कम हो सके। इसलिए भारत इनका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और आगे भी बड़ा रोल निभा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस मैप पे आपको दिख रहा होगा G7 की कौन कौन सी कंट्रीज हैं। G7 इस बार कहाँ है? इसकी प्रेसिडेंटशिप है इटली के पास, इटली के अपुलिया में असल में इस बार ये हुआ है। इटली, ये रहा एड्रियाटिक सी, यहाँ इटली है, यहाँ पर
कोने में आपको देखेगा ये रीजन, यहाँ पर है आपका अपुलिया, जहाँ इस बार G7 की मीटिंग हुई। तो अपुलिया कहाँ? इटली में। इटली में क्या हुआ? G7 की प्रेसिडेंटशिप थी उनके पास, और यहाँ इस बार मीटिंग हुई G7 की। इंडिया का डीप सी मिशन, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। इंडिया इट्स डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन इज प्रोग्राम फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन primarily implemented by Ministry of Earth Sciences. Mission aims to harness energy and freshwater resources from the ocean. Matsya 6000 is designed to reach a depth of 9 kilometers under this mission. Which of the following are true? ये न्यूज़ में था, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या है डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और आइए हम डिस्कस करते हैं आज की पहली न्यूज़, इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, जो 21 जून को थी, इंटरनेशनल योगा डे। अब योगा डे इंडिया ने मनवाना स्टार्ट किया यूएन में, इंडिया की एक हेरिटेज है। तो योगा डे को जब भी हम देखते हैं तो असल में क्या दिखाता है? ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। तो व्हाट इज अ सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है आपकी वो कैपेसिटी, वो पावर जिसके तहत आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे देश को वो करने के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। या तो बंदूक की आप नोक पे किसी से काम करवा सकते हैं, या फिर आप उसके सामने वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करिए कि वो आपको फॉलो करें। सॉफ्ट पावर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का। तो इंडिया की जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, उसमें योगा बहुत खुल के सामने आता है। जब भी योगा का जिक्र आएगा, योग का जिक्र आएगा, आपको सबसे पहले दिमाग में कौन आएगी? इंडिया की इमेज आएगी। तो इससे क्या क्या होगा? इंडिया की टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है अलग अलग देशों का। जैसे आप हॉलीवुड की बात कर लें, अमेरिका के लिए है वो, लेवाइस की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, क्या दिखाता है? ये दिखाता है अमेरिका की सॉफ्ट पावर। वहीं अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, योगा की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, आईपीएल की बात करूं, समोसे की बात करूं, तो वो क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा इंडिया की सॉफ्ट पावर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए एक तरह का अचीवमेंट है योगा, और हम इसको अभी तो योगा को एज ए स्पोर्ट ओलंपिक में लाने की भी बात चल रही है। इंडिया उसके लिए भी अप्रोच करने वाला है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब होता है यूनियन, ऑरेंज हैलो जिसके आसपास है इसका मतलब होता है फायर एलिमेंट, और ये जो ग्लोब है दिखाता है वननेस, ग्रीन लीव्स शोकेस नेचर, ब्राउन लीव्स शोकेस अर्थ, और ब्लू ह्यूमन आर्ट वाटर इन द बॉडी। तो योगा फॉर हार्मनी इन पीस, ये पहले का था। अब की बार योगा जो मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे, इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हर बार की तरह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसको डील करती है, और विज्ञान भवन में इसके ऊपर महोत्सव भी किया गया था, और इस बार इसका नाम योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया में किया गया था। तो योगा महोत्सव विज्ञान भवन में होता है। इंटरनेशनल योगा डे 2024 में मनाया गया। इसका जो थीम था वो था इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा के डे के इस इमेज का मतलब हमने समझा, ये अर्थ की बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है, वननेस की बात यहाँ से आ रही है, बॉडी में वाटर की एक्सपेक्टेशन इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। तो जो लोगो है उसका भी अर्थ हमने समझा, और इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है योग, ये हमने समझा। तो इंडिया को ग्लोबली बहुत इससे फायदा मिलता है। अगला टॉपिक, योग से हम निकले ग्लोबल चीज़ों पर पहुंच रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी आई है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का जो शेयर है वो लगभग 4 गुना बढ़ने वाला है 2030 तक। ये पीआईबी में न्यूज़ आई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जो धीरे धीरे करके स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इसरो एक ऐसी संस्था है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम करती है, अलग अलग सैटेलाइट्स छोड़ना, अलग अलग ग्रहों के बारे में रिसर्च करना। लेकिन अब स्पेस कॉमर्शलाइज हो गया है, यानी हर कोई एक बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल हो गया, कोई कंपनी हो गई, कि इवन कोई रेस्टोरेंट बहुत बड़ा हो गया, तो अपने खुद के सैटेलाइट्स चाहते हैं अंतरिक्ष में, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाए। तो इसी वजह से लगातार भीड़ बढ़ गई है अंतरिक्ष में, चाहे छोटे मोटे क्या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स हो, कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज हो, वो अपने खुद के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजती हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है स्पेस का, कॉमर्शियल मार्केट। और उसी के लिए इंडिया की एक बहुत बड़ी स्पेस इकोनॉमी है, जिसके पास अब पोटेंशियल है कि वो 44 बिलियन तक की पहुंच सकती है 2033 तक। और हालांकि पहले 8% ग्लोबल शेयर की बात की थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि वो हम 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और 8% तक पहुंचना भी बड़ी बात है, जहां पर इसरो को compete करना पड़ेगा अभी स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से। ब्लू ऑरिजिन और स्पेस एक्स वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कॉमर्शियल स्पेस में बहुत आगे निकल चुकी हैं, इनसे compete करना होगा। इसीलिए भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी को थोड़ा तोड़ा था और इन स्पेस की शुरुआत की थी। अब इन स्पेस क्या होता है? देखिए, आमतौर पर भारत की जो स्पेस है, स्पेस सेक्टर, उसमें सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर स्पेस कमीशन आएगा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एक आपका इसरो है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करता है, लेकिन इसके अलावा एक और इन स्पेस बनाया गया था। इन स्पेस का मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका मुख्य रूप से काम होगा जो इंडिया का कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, सैटेलाइट को ले जाने का, पब्लिक सेक्टर में
जो कमा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिन कंपनीज को वो केटर कर सकते हैं। देखिए जब बिजनेस की बात आती है तो वहाँ कंपनियों तक पहुंचना, अपनी डील सही तरीके से पुश करना, प्राइस सही रखना, वो बहुत अलग चीज़ है कंपेयर टू रिसर्च। तो इसके लिए ही इन स्पेस अलग से बनाएगी, जिसके अंदर NSIL है। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और अंतरिक्ष तो पहले से था। अंतरिक्ष इसलिए ही बनाया गया था कि जो इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी, जो भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट होगा इसरो का, वो अंतरिक्ष देखेगी। तो अंतरिक्ष और NSIL जो है अब दोनों ही एक तरह से इन स्पेस के अंतर्गत आते हैं। इन जो फुल फॉर्म जिसकी हो जाती है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस। तो फिर उसके अंदर आपके इसरो के अलग अलग जो काम है वो अलग से आते हैं, लेकिन ये एक अलग ऑथराइजेशन है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं और इंडिया और USA की बात करते हैं। स्पेस की बात इसलिए भी मैंने की क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया और USA की एक मीटिंग हुई थी अंडर आईसेट। और खासतौर पे आईसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया US पार्टनरशिप का, जिसमें कि हम बात करें मिनरल्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और यहाँ पर ये बात हुई कि दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। कैसे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कोलैबोरेशन बढ़ाया जाए। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जिसके ऊपर मुख्य रूप से चाइना की मोनोपोली है। यानी मोबाइल अगर आपको बनाना है तो उसके कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, और वो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चाइना की मोनोपोली है, इसीलिए उस पर रिसर्च की जरूरत बहुत ज़्यादा है। मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, सेमीकंडक्टर्स चाहिए आपको, लिथियम चाहिए आपको, कोबाल्ट चाहिए। तो लिथियम को लेके जैसे खनिज इंडिया की एक संस्थान है सरकारी ही, उसने अर्जेंटीना के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया था। लेकिन दुनिया का सारा खनिज कहाँ मिलता है, लिथियम कहाँ मिलता है मुख्य रूप से, तो वो मिलता है इस ट्राइंगल में, लिथियम ट्राइंगल। ABC कंट्रीज इन्हें कहते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। यहाँ पर है लिथियम ट्राइंगल, और यहीं पर ही इंडिया ने भी अर्जेंटीना के साथ बात की है कि भाई हमें कुछ आपके जो ये बेसिन्स हैं, कुछ जो आपकी ये एरियाज एक्सप्लोरेशन के, वहाँ हमें काम करना है। तो खनिज विदेश लिमिटेड जो इंडिया का आस्पेक्ट है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल जिसका पूरा नाम है, 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मिलाकर नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड को मिलाकर बनाया गया था काबिल। और काबिल का काम यही है इन चीज़ों के ऊपर काम करना, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करना। देखिए काबिल जो है वो अलग से क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन काबिल के अलावा हम अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे थे। ये क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर हम अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर पाए और रिसर्च भी कर पाए। याद रखिए अमेरिका के पास भारत से कहीं अलग लेवल पर रिसर्च कैपेसिटी है, भारत उसका फायदा उठाना चाहता है, और बिल्कुल उसके लिए एक सही कदम है आईसेट। आईसेट की फुल फॉर्म क्या है, तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर ही हम क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी काम करें। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका कहाँ स्थित है ये तो आपको पता ही है। जो रॉकी माउंटेन्स है, ये सीरीज, यहाँ एपेलेशियन माउंटेन्स है। आपको मुझे बताना है एटलस माउंटेन्स कहाँ पर है और उरल माउंटेन्स कहाँ पर है। हिमालय तो आपको पता ही कहाँ है। इनमें से कौन से माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स है, ये मुझे बताइए आप। फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स में क्या अंतर होता है, यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया, हमने लोकेशन बार बार पढ़ी भी थी। अगर हमने ज्योग्राफी बेसिक भी कवर करी है तो हमें पता है यंग माउंटेन्स कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय। तो क्या एपेलेचियन और रॉकी एक फोल्ड माउंटेन है या एक ब्लॉक माउंटेन है, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अमेरिका के साथ हमारी ये इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, असल में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कि हम अलग लेवल की जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, जहाँ इनोवेशन होगा, जहाँ ग्रोथ होगी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर फोकस क्या होगा, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर, इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने के ऊपर। सप्लाई चेन क्या होती है, मान लो आप एक मोबाइल चला रहे हो, उस मोबाइल का अलग अलग कॉम्पोनेंट अलग अलग देशों से बन के आता है। मान लो उसका चिपसेट ताइवान से बन के आया, उसका जो कैबिनेट है वो इंडिया में बना, उसकी कुछ जो स्क्रीन वगैरह है वो चाइना में बनी, फिर आकर मान लो वियतनाम में असेंबल हो गया, वो अमेरिका में बिक रहा है। तो वो एक पूरी चेन है, उसे कहते हैं सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा निर्भर है चाइना के ऊपर। चाइना ही मैक्सिमम चीज़ें बनाती है, चाइना ही ऐसी चीज़ें ऐड करती है उस प्रोडक्शन सिस्टम में जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट तो आप कहीं भी बना लोगे, प्लास्टिक का बनता है। असेंबल तो आप चलो वियतनाम में नहीं हो रहा, इंडिया में करवा लोगे, बांग्लादेश में करवा लोगे, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो जहाँ सर्वाधिक रूप से मिलती है, जहाँ से उसमें एसेंशियल जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो उसका जो उसकी मेन टेक्नोलॉजी है वो जहाँ बनती है वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड USA कोलैबोरेट, और उस कोलैबोरेशन के थ्रू हम ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सके जिसपे कि चाइना की मोनोपोली हम कम कर पाए। तो उसके लिए काम चल रहा है। आईसेट के बारे में हम जानते हैं, आईसेट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड USA, क्या पुश करने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए।
जिससे कि जो अभी मान लो हम 5G टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, अब 6G आ गया, आगे 7G आएगा। इसके अलावा इन्हीं चीज से जुड़ी हुई जो हार्डवेयर होंगे मोबाइल के या नेटवर्क्स के या कंप्यूटर्स के या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, AI की हम बात कर ले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात कर ले, इनमें जो हार्डवेयर यूज होगा, इनमें जो टूल्स यूज होंगे, वो किस चीज से बनेंगे? क्या वो जो मिनरल्स हैं वो हम चाइना के भरोसे बैठेंगे, जो हार्डवेयर है वो चाइना के भरोसे बैठा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया या चाइना के भरोसे बैठा जाएगा? नहीं, वहां पर हम इनके ऊपर काम करना चाहते हैं। ये एरियाज आपको स्पेस रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में हर जगह काम आने वाले हैं। इसलिए नासा ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप आईसेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य को देखते हुए। इसमें आपको देखने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ था, जिसमें अब नासा कई देशों के साथ काम कर रही है। 7 अलग देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके। लेकिन इंडिया वहां पे नहीं थी पहले। अब निसार की बात कर लो, जहां नासा इसरो का दोनों का अपर्चर रडार है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कोलेबोरेशन को देखें ना, तो आईसेट के अलावा आपको आर्टेमिस अकॉर्ड हो गया, निसार हो गया, ऐसी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेस एजेंसियां, अलग अलग कंपनीज कोलेबरेट करती हैं, जो पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक जो इनिशिएटिव्स है। उसी तरह से बहुत रेलेवेंट है कि भविष्य को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ कोलेबरेट करे। इसलिए नासा ने भी कहा है कि फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इसको पुश करना बहुत जरूरी है। इससे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और जो अर्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगला आर्टिकल है G7 के बारे में। कहा जा रहा है G7 ब्रूज्ड है, लेकिन बहुत जरूरी है। G7 में 7 देश होते हैं। असल में G7 शुरुआत हुआ था किस लिए? टू स्टॉप, यू कैन से, जो ऑयल प्राइसेस पे क्राइसिस आई थी पिछले हफ्ते, हमने इसको डिस्कस किया था। G7 कंट्रीज बनी थी। कनाडा ने इसको 1 साल बाद ज्वाइन किया था। 1998 में G8 बन गई थी। जब रशिया ने इसको ज्वाइन किया 2014 में, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। जब उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया, तब फिर ये G7 बन चुका था। और आज G7 की इकोनॉमी जोन में से कुछ तो बहुत बुरी स्थिति में है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करें इटली की, कनाडा की, तो इकोनॉमीज उतनी बड़ी नहीं रही, उनकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन यूएसए, जर्मनी, जापान एंड इवन यूके स्टिल, एंड फ्रांस ऑब्वियसली इज लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो इसी वजह से G7 की रेलेवेंस कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनकी जगह G20 पे पुजारा हो रहा है। तो G7 की 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली एंड यूके। कंपेयर टू दैट अब G20 थोड़ी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। सवाल ये इस बार इटली में हुआ था। इटली में कहाँ हुआ था? कल हम पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था। मुझे बताइए इटली में किस जगह पे G7 इस बार हुआ था? देखिए, पिछले साल G7 जापान में हुआ था, हिरोशिमा में। वहां पर AI को लेकर हिरोशिमा डिक्लेरेशन भी आई थी। तो इस बार भी AI के ऊपर फोकस हुआ कि कैसे ये AI को और हम रेगुलेट कर पाए, बैलेंस कर पाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां गए थे। उन्होंने इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ मीटिंग भी की। और यहाँ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और खासतौर पे IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको डेवलप करने की बात पिछले बार G20 के दौरान की गई थी, जिसको फंडिंग कर रहा है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, जो है G7 के इनिशिएटिव, इसके थ्रू ही PGII को फंडिंग मिल रही है। तो IMEC पर भी बात हुई, AI पर भी बात हुई, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे भी बात हुई। यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की जब हम बात करें, यानी हम चाइना की जो मसल है, चाइना की जो पुश है इस रीजन में, उसे कंटेन करने की भी तरह से बात कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हुआ यहाँ पर। तो इटली में कहाँ हुई थी मीटिंग भाई? अपुलिया मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर। अपुलिया कहाँ है? सदर्न इटली में। हमने मैप पे पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। IMEC को हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे बताइए IMEC कहाँ से कहाँ जा रहा है? मुंबई से ग्रीस तक की बात इसमें करते हैं। आई होप आपको याद होगा। और इटली की सफल मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी रही, जो एक इंपॉर्टेंट आउटरीच कंट्री है G7 की। मेंबर इंडिया नहीं है G7 का, G20 का लीडिंग मेंबर था, पिछले साल प्रेसिडेंट भी था। लेकिन इंडिया एक इंपॉर्टेंट आउटरीच कंट्री है, जो कई देशों के साथ यहाँ पर पार्टनर कर रही है। अगला आर्टिकल, इंडियाज डीप ओशन मिशन। एक हमने सवाल भी देखा, उसमें मत्स्य 6000 की बात की गई थी। मत्स्य 6000 जो असल में, मत्स्य मतलब होता है मछली। मत्स्य असल में एक मैन्ड सबमर्सिबल मिशन है, जिसके तहत एक मैन्ड मिशन है। लोग इसके अंदर बैठ के समुद्र की गहराइयों तक जाएंगे। डीप ओशन मिशन है, 12 घंटे के अंदर आसपास ही रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी इंडियन साइंटिफिक कैपेबिलिटी की, क्योंकि इससे पहले यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ही ये कर पाए हैं। तो अब इंडिया भी एक डीप वाटर सबमर्सिबल भेजेगा। और ये इंडिया के डीप सी मिशन में लगभग मेन एस्पेक्ट क्या है? रिसोर्सेज को फोकस करना, एक्सप्लोर करना, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, और सस्टेनेबल रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम सीखेंगे। 6000 मीटर तक की डेप्थ तक ये जाएंगे, लगभग 6 किलोमीटर की डेप्थ तक अब इसके अंदर जाने वाले हैं। और ये है मत्स्य 6000 जो मेन मिशन है। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया लगातार डीप सी जो एक्सप्लोरेशन इस पर पुश कर रहा है। हमें जो पॉलीमेटालिक
मॉड्यूल्स हैं जो एक बहुत बेसिक सोर्स ऑफ मेटल है, जिससे हमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर मिलता है, जो हमारी मैंगनीज, आयरन मिलता है, जो हमारे किसी भी मोबाइल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जो ऑलरेडी चाइना के दबदबे में है, तो उसको भी हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, इसलिए हम और एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम और ज़्यादा सर्वेइंग कर रहे हैं, और हमारा डीप सी मिशन इसको लेकर भी बहुत रेलेवेंट है। 500 मीटर डेप्थ तक ऑलरेडी हमने माइनिंग को टेस्ट यहाँ पर कर लिया है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। तो डीप ओशन मिशन इंडिया का जो है ये अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन को फोकस करता है। कौन से मंत्रालय इसको पुश करा? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को भी पुश करेगा, यानी जो ओशन यानी ब्लू इकोनॉमी है, उससे जो आप रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, फिशिंग, टूरिज्म, मिनरल्स, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, डीप ओशन सर्वे एक्सप्लोर करना, हमें कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं, इन सब के ऊपर काम करना एक की विजन है। फिर फ्रेश वाटर और एनर्जी के ऊपर भी काम करना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस मिशन के अंदर। तो मत्स्य 6000 इंडिया का पहला मैन्ड डीप ओशन मिशन है। 3 लोगों को जाएगा 6 किलोमीटर गहराई तक ये, और 12 घंटे तक ये नॉर्मल ऑपरेशन में काम कर सकता है। इसके अलावा हम और भी कई लेवल पर काम करने वाले हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन को लेकर, जहां हम मिनरल एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये थी हमारी 2 जानकारियां जो हमने जान ली। मत्स्य 6000 के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या है ये। तो एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और एक ऑटोनोमस रिमोट व्हीकल, दोनों का मिक्सचर है ये, जो पानी के अंदर जाएगा, अंडर वाटर जाएगा, मैंड होगा, और यहाँ हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद एक जगह की बात आती है जो है मरकरी आइलैंड। मरकरी आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, माय मरकरी, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसलिए जानते हैं मरकरी आइलैंड कहाँ पर है। तो असल में मरकरी आइलैंड एक ऐसा मूवी है जो मरकरी आइलैंड के बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंट्री टाइप है ये, जिसमें उस मरकरी आइलैंड पे कंजर्वेशन और वहाँ जो वन्यजीव थे उनको दोबारा जो उस आइलैंड पे अधिकार है वो दिए जाए, इसकी लड़ाई दिखाता है। मरकरी आइलैंड कहाँ पर है? तो नामीबिया में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, इट्स इन नामीबिया इन अफ्रीका। तो इस एरिया की बात होगी जिसकी हमने डिस्कशन कर ली। नामीबिया के जस्ट किनारे पर यहाँ पर आपको मरकरी आइलैंड देखने को मिलेगा। एक न्यू मरकरी आइलैंड आपको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलता है, और दोनों ही आपको नाम रख चाहिए, एक न्यूजीलैंड में और एक साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन ये नामीबिया के पास वाला आइलैंड है जिसके ऊपर मूवी बनी थी। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 with the signing of North Atlantic Treaty. Its primary goal was to provide collective defense against potential aggression, particularly from Soviet Union. Finland joined NATO as a 32nd member in 2024. अब आपसे मेरा पहला सवाल है, नेटो में अभी तक कितने मेंबर्स हैं, मुझे आप ये बताइए। नेटो जैसे क्या है? नेटो एक असल में कलेक्टिव डिफेंस का एक एग्रीमेंट था, यानी वेस्टर्न यूरोप के सारे देशों ने एकजुट होकर एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ मिलकर कि उनके ऊपर अगर सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर कभी भी हमला करता है तो उनको डिफेंड करने अमेरिका भी आएगा, और ये सब अपने आप को कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। यानी वेस्टर्न यूरोप के किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो सामूहिक रूप से उनके ऊपर हमला माना जाएगा, और सब एक दूसरे को डिफेंड करने आएंगे। इसमें टर्की से लेके अमेरिका तक की मेंबरशिप है, अराउंड 32 मेंबर्स इसके अंदर है। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, नेटो में कौन कौन से मेंबर्स है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तब तक मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है पाइन आइलैंड ग्लेशियर के बारे में। पाइन आइलैंड ग्लेशियर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इससे इतना ज्यादा पानी रिस रहा है, ये पिघल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज जो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समुद्र की सतह जो पानी की बढ़ रही है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है पाइन आइलैंड ग्लेशियर का बहना। तो आपको बताना है ग्लेशियर असल में है कहाँ, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में या अलास्का में। इसकी लोकेशन भी हम मार्क करेंगे और देखेंगे कहाँ पर है इस वीडियो में। पर आपका पहले काम है कमेंट सेक्शन में बताओ ये कहाँ पे लोकेटेड है। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन, और पहला टॉपिक है नॉर्थ स्ट्रीम। नॉर्थ स्ट्रीम में लीक की खबरें आई हैं। नॉर्थ स्ट्रीम लगातार न्यूज में था, जब यूक्रेन और रशिया युद्ध बढ़ा था तब कहा जा रहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर हमला करके अमेरिका या उसके सहयोगियों ने नॉर्थ स्ट्रीम को तोड़ दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम असल में एक पाइपलाइन है जो गैसेस प्रोवाइड करती है फ्रॉम रशिया टू यूरोप। तो कहा ही जा रहा है कई सारा इसमें से मीथेन निकला जो बाल्टिक सी के समुद्र में मिल चुका है और वहां के वाटर को पोल्यूट कर चुका है, जिससे मरीन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि रिसर्च है जिसने बताया बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन यहाँ से निकला है, और जो एक्सप्लोजन हुए थे 2022 में उसकी वजह से काफी नुकसान बाल्टिक सी की मरीन लाइफ को भी हुआ होगा। लेकिन सवाल ये कि नॉर्थ स्ट्रीम असल में है कहाँ? तो नॉर्थ स्ट्रीम असल में, मैंने आपको पहले बताया, रशिया को जोड़ती है यूरोप से। और आपको पता होगा चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सबको जो गैसेस चाहिए होती है, क्योंकि ये ठंडी जगह है, गर्मियों में ना गैसेस की जरूरत होती है अपने आपको गर्म रखने के लिए, एनर्जी के लिए, वो सब प्रोवाइड करता था कौन? तो रशिया। रशिया से ऑलरेडी एक पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम जाके
जो वीबॉक्स से जाकर ग्रिसफील्ड तक जाती है जो जर्मनी में, ये रेड वाली आपको देखिए नॉर्थ स्ट्रीम ऑपरेशनल है। इसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत होता है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की भी बात चल रही थी जो बनाई जा रही थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 बननी रुक चुकी है, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 पे जो गैसेस जाती भी थी वो बिल्कुल अब बंद सी हो गई है। तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहाँ से गुजरती है, किस समुद्र से? तो ये गुजरती है बाल्टिक सी से, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग जो व्यूबर्ग है रशिया का, इसको जोड़ता है जर्मनी के ग्रिफ्सवॉर्ड से सॉरी। नॉर्मली रशिया से जब आपको कुछ भी भेजना होता था ना यूरोप की तरफ, तो यूक्रेन से जाता था, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम बनने के बाद बिना यूक्रेन के भी गैसेस और ऑयल को पहुंचाया जा सकता था फ्रॉम रशिया टू यूरोप। तो दोनों की बातें जब हो तो कहाँ पर है? बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी कहाँ लोकेटेड है? तो अब देखिए फिनलैंड इस एरिया के नीचे से बहता हुआ ये जर्मनी तक जाता है, और बहुत रेलेवेंट है ये नॉर्थ स्ट्रीम रशियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रशिया को बहुत सारे पैसे इसके बदले में मिलते थे, और यूरोप की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, सस्ती एनर्जी, वो उनको मिलती थी रशिया से, लेकिन अब वो यहाँ से मिल नहीं सकती क्योंकि युद्ध के बाद उन्होंने इसको लेना बंद कर दिया। लेकिन ये एक समस्या के लिए बनी रहती है। अब जो हम चीजें यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश है बाल्टिक सी के आसपास? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। पीछे आ जाए तो जरा आप देखोगे तो जर्मनी, पोलैंड वगैरह वगैरह यहाँ पर लोकेटेड है। तो जब आप बाल्टिक सी को देखते हो तो इस रीजन में बाल्टिक कंट्रीज इन्हें कहा जाता है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है। तो ये लोकेशंस को याद रखिए कहाँ पर सिचुएटेड है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, रशिया के पास क्योंकि बहुत सारा ऑयल और गैस है, तो कई सारी ऐसी पाइपलाइंस हैं जो रशिया से जाती हैं बाकी देशों तक और उनको उनसे जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यमन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया से यूरोप तक जाती है। तो ये देखिए, ये यूक्रेन से होते हुए जनरली जो मेजर पाइपलाइंस गुजरती थी वो आपको यहाँ दिखेंगी, लेकिन इन सब के तो अब यूक्रेन के युद्ध के बाद कहानी खत्म हो चुकी है। एक ब्लू स्ट्रीम और एक टर्क स्ट्रीम है। टर्क स्ट्रीम ऑब्वियसली टर्की तक जाती है, वो अगेन जाकर यूरोप से जुड़ती है। तो ये सारी की सारी आपको जो दिखती है नॉर्थ स्ट्रीम, यमन, ये सारी कहाँ से जाती है? ये जाती है रशिया से टू यूरोप। इसके अलावा क्योंकि रशिया के पास बहुत सारा ऑयल और गैस है, तो ये अब जब इनका सप्लाई यूरोप के लिए बंद हो चुका है, जब यूरोप के देश कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, युद्ध हो गया यूक्रेन के साथ, तो ये फिर किसको बेचेंगे? तो इनका सबसे बड़ा अभी जो खरीदार है, ऑब्वियसली इंडिया भी ऑयल खरीद रहा है, पर गैसेज और ऑयल के मामले में आज सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। और चाइना को जो गैसेस और ऑयल बेचते हैं वो बेचते हैं पावर ऑफ साइबेरिया नाम की पाइपलाइन के थ्रू। पावर ऑफ साइबेरिया 2 अब डेवलप किया जा रहा है अगेन चाइना बिटवीन रशिया। तो पावर ऑफ साइबेरिया ऑलरेडी है एक, और इसके बाद अब पावर ऑफ साइबेरिया 2 बनाया जा रहा है। तो आपसे जब पूछा जाए नॉर्थ स्ट्रीम 1 या नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, किस रास्ते से जाता है, तो बाल्टिक सी के थ्रू जाता है और जोड़ता है रशिया को यूरोप से। जबकि मैं पूछूं पावर ऑफ सर्बिया कहाँ से जाता है, तो आपको रशिया टू चाइना, और मैं आपसे पूछूं टर्क स्ट्रीम कहाँ पर है, तो वो रशिया टू टर्की है। तो इस तरह के जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं लोकेशन को लेकर, तो इसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और कहाँ पर है यमन, कहाँ पर है गैस पाइपलाइन? यमन नहीं, वो यमन तो देश है, यमन गैस पाइपलाइन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ अपने मैप की तरफ जो हमने पहले डिस्कस किया। अब यहाँ बाल्टिक स्ट्रीम आपको दिख रही है रीजन, यही है। अब यहाँ से आपकी जो गैस पाइपलाइन है वो कौन सी है? नॉर्थ स्ट्रीम। और इधर जो होगी वो कौन सी होगी? ये रीजन में ये होगी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइंस, जो रशिया और चाइना के बीच में होगी। तो ये जो लोकेशन है वो जब तक आप एक बड़े मैप पे भी इसी को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं करेंगे अपने एड्रेस पे, तब तक आपको क्लैरिटी इस बारे में नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ से जब ये पाइपलाइन गुजर रही है तो यहाँ कौन से देश है? स्वीडन है, और यहाँ ये ऑब्वियसली जर्मनी में एंटर करता है पोलैंड के साइड से। तो पावर ऑफ साइबेरिया नॉर्थ स्ट्रीम कहाँ कहाँ से गुजरती है आपको पता लग चुका है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 के अलावा पावर ऑफ साइबेरिया 2 को भी डेवलप करने की बात चल रही है। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जो बात करता है श्रीकाकुलम के बारे में। श्रीकाकुलम कहाँ पर है? तो असल में आंध्र प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है जो लगभग दुनिया भर में भूली जा चुकी है। तो जो यहाँ के दंतापुरी के आसपास जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बात करता है। यहाँ पर एक रिमेन्स मिले हैं जिसको न्यूज में कवर किया गया था। ESI ने कहा है कि अब इसको डेवलप करना चाहते हैं। ESI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है ये श्रीकाकुलम, वो हम देखते हैं। देखो तो श्रीकाकुलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। असल में एक समय में ये पार्ट हुआ करता था जो आपकी कलिंग एम्पायर थी उसमें, और एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है। यूनिथे कह रहा कि केव्स भी यहाँ मिलते हैं, ओल्डेस्ट टेम्पल्स भी यहाँ मिलते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए लगातार इसे डेवलप करने की बात अब की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोला है कि वो इसको डेवलप करेंगे, इसकी हिस्ट्री को और ज्यादा प्रोमिनेंटली कवरेज देंगे। किस जगह की बात मैं कर रहा हूँ? तो श्रीकाकुलम कहाँ पर है? श्रीकाकुलम इट्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से जब आप आंध्र प्रदेश की तरफ आते हैं जस्ट यहाँ पर आपको श्रीकाकुलम का एरिया मिलेगा। देखिए कलिंगा अंपायर का पार्ट था, मतलब क्लियरली इट्स ऑन विच कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट? भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर है। उड़ीसा के बाद आपको यहाँ पर दिखता है आंध्र प्रदेश, ऊपर आ गया तेलंगाना, नीचे तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक।
वो यहाँ पर आपका श्रीकाकुलम है। यहाँ आपको दिख रहा होगा यनम, एक जो पार्ट है पुदुचेरी का जो यहाँ पर है, बाकी दो राज्यों में और ये स्प्रेड आउट है। तो श्रीकाकुलम की बात हुई आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है वो हमने जान लिया, उड़ीसा के जस्ट पास। अगला आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया और यूएस के बारे में, जहां वो बात कर रहे हैं एक को प्रोडक्शन ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन की। ऑलरेडी नाग नाम की एक एंटी टैंक मिसाइल इंडिया डेवलप करता है, अब जैवलिन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके ऊपर बातें चली रही है कि को प्रोडक्शन होगा, ताकि जो इंडियन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हम जो इजरायली मिसाइल्स का यूज किया करते थे उसको हटा कर हम उसको रिप्लेस कर एक नए एंटी टैंक मिसाइल बनाना चाहते थे। उसके लिए हम यूएसए के साथ कोलैबोरेट करें, जिनका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। और ये जो एक हाई लेवल विजिट यूएस से हुई थी इंडिया में, उसको लेकर इसके बारे में बात चल रही है। अमेरिका और इंडिया की लोकेशंस को लेकर मैं ज़्यादा बातें आपके साथ नहीं करूंगा, हमने पिछले कई वीडियोस में उसके बारे में डिस्कशन किया है। बटले हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, वो है एक टर्माइट माउंड। टर्माइट माउंड मतलब एक पास पहाड़ मिला है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो घुल लग जाते हैं दीमक, उनका एक पहाड़ सा मिला है साउथ अफ्रीका में। लेकिन कहा यह जा रहा है दुनिया का सबसे पुराना एक टर्माइट माउंड है, अराउंड 34,000 साल पुराना है। तो इतने सालों से जो जीवित है, दुनिया का सबसे पुराना आप कह सकते हो कोई भी ऐसी एक गुंबद, चाहे वो दीमकों का ही सही, वो हमें मिला है। कहाँ पर? तो नमाकोलैंड में। तो अब नमाकोलैंड कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका के पास ही रीजन है नमाकोलैंड, और यहीं पर एक रिवर बहती है, बफेल्स रिवर। तो दो नाम जो आपको, नमाकालैंड कहाँ पर है, इस नियर साउथ अफ्रीका, नमाकालैंड और बुफेल्स रिवर। अगर आप मैप पे देखें ना, तो आपको नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये रीजन है, इसे कहते हैं नमाकालैंड, और यहीं पर है आपकी जो बफेल्स रिवर है वो बहती है। तो बफेल्स एंड नमाकालैंड की जब बात करें तो वहां पर दुनिया का सबसे पुराना टर्माइट माउंड मिला है। अब यहाँ जो लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि जब हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका को याद करेंगे तो भाई ये लोकेशन याद कैसे होगी? बहुत सिंपल है, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के ऊपर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जस्ट ऊपर नामीबिया है, और ये दोनों देश क्रिकेट खेलते हैं, तो काफी इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में मैचेस भी हुए हैं। तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, और यहीं पर है नमाकोलैंड। अब नमाकोलैंड हमें याद इसलिए रखना है कि भाई न्यूज में अगर आपसे पूछा रीजन कहाँ पर है जहाँ कुछ मिला हो, तो इस वजह में पता लग गया अच्छा नमाकोलैंड यहाँ पर है, जस्ट साउथ अफ्रीका के साइड में इस नामीबिया। बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है, ये आपको लेसोथो भी दिखता है अफ्रीका के अंदर ही, साउथ अफ्रीका के अंदर ही। तो वो एक लोकेशन हो गई। यहाँ कौन सी जगह है? ये है मेडागास्कर, ये इधर आपको मोजाम्बिक मिलेगा, ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, युगांडा। खैर अफ्रीका का मैप डिटेल में करेंगे ही करेंगे। अगली न्यूज पे पहले आ जाए, जिसके बारे में शायद से मैंने सवाल भी पूछा था अपने एमसीक्यू में, पाइन आइलैंड ग्लेशियर। तो असल में ये कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में है, और ये लगातार अंटार्कटिका की आइस शीट का एक ऐसा इलाका है जो लगातार जहां से वाटर मेल्ट हो रहा है। वाटर जो मेल्ट होगी ये जा रहा है, जिससे और ज्यादा सी वाटर बढ़ रहा है। और ये फास्टेस्ट मूविंग जो ग्लेशियर है उनमें से एक है, अंटार्कटिका के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए बहते हुए ग्लेशियर्स में से एक, सबसे तेजी से बहता हुआ ग्लेशियर। लेकिन ये मेल्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है, और मेल्ट होने की वजह से इतना ज्यादा पानी अगर समुद्र में जुड़ेगा तो सी लेवल की राइज हो सकती है, और सी लेवल राइज होने के बाद कई सारे इलाके, चाहे वो जकार्ता हो चाहे मुंबई हो, सब डूब सकते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है पाइन आइलैंड ग्लेशियर? तो इट्स इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कुछ आइलैंड हम जैसे वेडल के बारे में हम पढ़ते हैं, पर अक्सर पाइन आइलैंड को हम भूल जाते हैं, तो उसको जरा देख लेते हैं कहाँ पर है पाइन आइलैंड ग्लेशियर्स। तो अंटार्कटिका पेनिनसुला की तरफ है यहाँ पर पाइन आइलैंड ग्लेशियर, जो अमंडसेन सी है उसके साइड में। अब जरा एक मैप से देखते हैं इंपॉर्टेंट किस लोकेशन पे। देखो साउथ अमेरिका, ये आपका चिली वाला रीजन हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड हो गया, जहाँ पर विवाद हुआ था यूके और अर्जेंटीना के बीच में, युद्ध हुआ था, यूके की ओवरसीज टेरिटरी की तरह इसको देखते हैं वो। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है साउथ शेटलैंड आइलैंड, फिर आपका अंटार्कटिका पेनिनसुला स्टार्ट होता है, और यहीं पर आपका है पाइन ग्लेशियर आइलैंड। पाइन ग्लेशियर आइलैंड के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सीज है, जैसे आपकी होगी रॉस या वेडल। तो कहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पर देखिए एडमंड सी है, तो यहीं पर आपका पाइन आइलैंड का जो ग्लेशियर है वो है। यहाँ पर रॉस आइस शेल्फ, अगेन दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ जो लगातार पिघल रहा है, उनमें से एक है ये। यहाँ पर रॉस आइस शेल्फ है। ठीक इसके उलट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स रॉन आइस शेल्फ जो वेडल सी के पास है। रॉस आइस शेल्फ के पास ही रॉस सी है, जो रॉन आइस शेल्फ के पास वेडल सी है, और यहाँ पर आपको विकीज लैंड है, ये आपका अमेरिका आइस शेल्फ है। इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ जो अंटार्कटिका के वो हमें पता होनी होनी चाहिए। और इंडिया की जो इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जर्वेटरी है वो इनके आसपास है, मैत्री इस तरफ है। तो जो आपका रॉस है उसके ठीक उल्टा मैत्री है, और जो रॉन है उसके ठीक उल्टा आपका भारती है। इससे आप अंटार्कटिका के दो इंपॉर्टेंट जो इंडिया के ऑब्जर्वेटरी स्टेशन है उनके बारे में भी याद कर सकते हैं। रॉस एंड रॉन कहाँ पर है, पाइन कहाँ पर है ये भी आप पता लग गया, साउथ जॉर्जिया कहाँ पर है ये भी पता लग गया। तो इस तरह आप पाइन वगैरह और अमेंडमेंट सी जो है, वेडल सी कहाँ पर है, और जो रॉस सी है वो कहाँ पर है, इसको आप याद कर सकते हैं। पास में विक्टोरिया लैंड भी है। तो जो लोकेशन से न्यूज है, जो अंटार्कटिका की इंपॉर्टेंट
एरियाज है, आप एक बार मैप में इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो बाद में आपको बार बार जाकर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला, हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा, नमक्का लैंड अगर आपको याद नहीं भी रहा तो हमें ये तो पता है ना कि नामीबिया कहाँ पर सिचुएटेड है। इस रीजन को हम नमक्का लैंड कहते हैं। मैं अफ्रीका दोबारा पढ़ेंगे मैप से। तो ये हो गया किसकी बात, अंटार्कटिका की बात। अब अंटार्कटिका के बाद आते हैं एक क्वेश्चन पे जो हमने और आपसे पूछा था, वो था नेटो के बारे में। नेटो में कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है। और लेटेस्ट मेंबर कौन है जिसने इसको ज्वाइन किया है? तो वो है ना कि फिनलैंड, वो है स्वीडन। स्वीडन ने इसको हाल ही में ज्वाइन किया 2024 में। इससे पहले इसको 2023 में फिनलैंड ज्वाइन कर चुका है। तो अब स्वीडन ने जो लेटेस्ट से ज्वाइन किया है, तो आप नाम याद रखिए, अब 32 मेंबर्स हो चुके हैं। किन देशों ने इसको ज्वाइन किया? तो फिनलैंड, स्वीडन, और ये आपको ऑलरेडी बाकी देश जो है वो पहले से ही इसके मेंबर रहे हैं। नॉर्वे को देख लें तो वो फाउंडिंग मेंबर ही था, 1949 के साथ इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब देखिए यूएसएसआर 1990s में जब ध्वस्त हुआ था, तो उसके बाद रशिया इसका सक्सेसर स्टेट बना था, उत्तराधिकारी स्टेट। और अमेरिका ने इसको वादा किया था कि हम ये काम करेंगे, आपको खतरा ना हो। तो उन्होंने कहा था कि रशिया के आसपास कोई भी देश नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, हम नहीं कहेंगे कि नेटो एक्सपेंड हो। देखिए, नेटो का पार्ट बनने के बाद होता है कि इन देशों के पास एक सिक्योरिटी पैक्ट हो गया। अब इस देश के ऊपर भी अगर हमला होगा तो बाकी देश बचाने आएंगे, लेकिन उस हमले को रोकने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल जो अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस के, तो वो यहाँ के लग सकते हैं। जो यूरोप की मिलिट्री है वो इन सारी जगहों पर गार्ड करेगी। अब इससे रशिया को लगातार देखिए टाइम में जो डार्क रेट है, केवल यहीं पर ऐसे देश हुआ करते थे। आज तो यहाँ तक इनकी सीमा तक पहुंच चुके हैं सारे के सारे देश, जो रशिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बढ़ता हुआ नेटो इज अ बिग थ्रेट टू रशिया। और अब तो यूक्रेन ने बोला भाई हमें भी ज्वाइन करना है। तो यूक्रेन अगर ज्वाइन करता है तो और सरदर्द रशिया के लिए बढ़ जाए। और रशिया अब चारों तरफ से नेटो के मेंबर से घिर चुका है। यानी स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देश सारे के सारे अब मेंबर्स बन चुके हैं किसके, नेटो के। जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ये अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अब ये सब भी इसकी पार्ट बन चुके हैं। जो कुछ कंट्रीज की पार्ट नहीं है, जैसे स्विट्जरलैंड फेमसली, ठीक है, ये एक ऐसी देश है जो आमतौर पे कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ तक ये पहुंच चुका है। तो हम देखें जो रिसेंट एंट्री हुई है वो है स्वीडन की। फिनलैंड पिछले साल हो चुका है एंटर, और नॉर्वे तो फाउंडिंग मेंबर है। अब यहाँ पर कौन सा इलाका है? तो ये है गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। गल्फ ऑफ बॉथनिया से निकल के आप घुसेंगे बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में कौन सी गैस पाइपलाइन चलती है? नॉर्थ स्ट्रीम। यहाँ से जर्मनी जाने का रास्ता है और रशिया से होते हुए यहाँ पर बाल्टिक सी की कंट्री एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ऊपर है गल्फ ऑफ बॉथनिया। अब गल्फ ऑफ बॉथनिया आप देख लो कहाँ पर है, फिनलैंड के पास में ही। अब यहीं पर आसपास कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, लेक पिलियन लेक, औजारवी, हालांकि लेक सामायित्री आप याद करना संभव नहीं है। अब इतना याद रखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको बिल्कुल अंदर की साइड दिखेगा यहाँ, यह गल्फ ऑफ फिनलैंड, या बाल्टिक सी के ऊपर गल्फ ऑफ बॉथनिया है। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको दिख गया यहाँ पर रशिया के साइड में जाते ही है गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहीं से आपकी नॉर्थ स्ट्रीम चलती है। नीचे आ गया आपका बाल्टिक सी। तो देखिए इसके आसपास जो कंट्रीज है ना, जैसे गल्फ ऑफ बॉथनिया के आसपास कौन सी कंट्रीज है? तो गल्फ ऑफ बॉथनिया के आसपास दो ही देश है मुख्य रूप से, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। नीचे आ जाते हो तो बाल्टिक सी में एंटर कर जाते हो। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है? तो वो है रशिया और फिनलैंड के बीच में। जैसे हमें हाल में पूछा गया था कि नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज में हम डिस्कस करें आसपास की कंट्रीज कौन सी है। हमने नॉर्थ सी ऑलरेडी डिस्कस किया था, पहले उसमें क्वेश्चन आया भी। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि गल्फ ऑफ जो बॉथनिया है वो कहाँ पर है, या बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज की बाउंड्रीज लग रही हैं। इन तरह की चीज़ों को हम अपने एटलिस्ट में रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं, नाइजर के एक नए गैस पाइपलाइन के बारे में, ऑयल पाइपलाइन के बारे में, जो चाइना ने बैक की थी। लेकिन आजकल बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्राइसिस आ रही है यहाँ पर बेनिन और नाइजर में, जिसकी वजह से जो पाइपलाइन है ये एक तरह से रुक सी गई है, इसका जो प्रोडक्शन बनना है। खास बात ये कहाँ पर है? तो ये एक अगदम गैस ऑयल फील्ड है। जो ऑयल मिला था नाइगर से, वहां से ऑयल को निकालने की कोशिश थी। तो नाइगर लैंडलॉक कंट्री है, तो उसके ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाइना ने ये कोशिश की थी कि नाइगर बेनिन पाइपलाइन बनाई जाए। नाइगर से लेके ये बेनिन तक जाती है, वहां पर पोर्ट ऑफ सेमे है वहां तक। तो बेनिन कहाँ पर है? टोगो के जिस करीब एक देश है बेनिन, नाइजीरिया और टोगो के बीच में बेनिन है। बर्किनो फासो के पास ऊपर नाइगर है, और यहीं पर एक पाइपलाइन है एकदम रिफ्ट बेसिन, एकदम जो ऑयल फील्ड है, एकदम ऑयल फील्ड से ही नाइगर बेनिन पाइपलाइन बनाई थी चाइना की कंपनी ने, ताकि ऑयल यहाँ से निकाल के बाकी चाइना ले जाया जा सके या बाकी देश ले जाया जा सके। तो ये विवाद की वजह से इस चीज़ें थोड़ी सी फंस गई है। हमने कहा था अफ्रीका की अगर हम बात करें, नीचे हमें पता है साउथ अफ्रीका है, ऊपर नामीबिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया कोई है तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया के पास बेनिन, टोगो, घाना, और उसकी ठीक ऊपर नाइगर है। नाइगर से ये पाइपलाइन चली है जो अभी विवाद में फंस गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। अगर आप देखें ना अफ्रीका को, तो अफ्रीका को याद करने का सिंपल तरीका है कि आपको अफ्रीका के चारों कोने की कंट्रीज को याद करना है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे
ये सींग आपको दिख रही है, तो इट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सींग वाली कंट्री है सोमालिया, और सोमालिया के पास एक लैंडलॉक कंट्री इथोपिया है। दो आप यहाँ से याद रखो, ये टूटी हुई कंट्री मेडागास्कर है, इसके सामने मोजाम्बिक है, नीचे साउथ अफ्रीका है, उसके पास नामीबिया है। और जब आप वेस्टर्न कोस्ट पे जाते हो तो वहाँ आपको याद होना चाहिए कि घाना कहाँ पर है, टोगो कहाँ पर है, बेनिन कहाँ पर, नाइजीरिया कहाँ पर। नाइजीरिया याद करना आसान है, नाइजीरिया के ऊपर नाइजीरिया है, नाइजीरिया के ऊपर लीबिया है। ये आपकी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, उसके नीचे आपकी जो सहेल कंट्रीज हैं। ऑलरेडी हमने डिटेल में इस मैप को डिस्कस किया, अफ्रीका को कैसे याद करना है अपने वीडियोज़ में। हम आगे एक बार फिर सेशन लेके आएंगे कम्प्लीटली लोकेशन को याद करने वाला, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट एवरी कंट्री वी विल रिमेंबर। लेकिन इस सेशन में जो चीज़ें हमने देखी, आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको पता हो कि यमल गैस पाइपलाइन कहाँ है, और जो बेनिन कहाँ है, वो टोगो कहाँ है, वो देश कहाँ है, और पावर साइबेरिया कहाँ है, नीटो में कितने मेंबर्स हैं। और अगर आप ऐसे और पीडीएफ और ऐसे और कंटेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल PW Only AS ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर पहुँच के इस बारकोड को स्कैन करके या फिर PW Only AS ऑफिशियल टाइप करके टेलीग्राम के चैनल्स पर। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप पहले जगह मैप को भी रिवाइज करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only।